हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उस लास्ट टॉपिक में हमने एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी। देखिए, जब सॉल्युबिलिटी की बात चल रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि कोई सोल्यूट कितना मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, राइट। उससे ज़्यादा लिमिट में कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक क्लास में अगर 20 सीट्स हैं तो 20 से ऊपर बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 10 स्टूडेंट्स आएंगे 10 के 10 बैठ जाएंगे, 15 आएंगे 15 के 15 बैठ जाएंगे, 20 आएंगे 20 के 20 बैठ जाएंगे। पर जिस दिन 25 आएंगे बैठेंगे तो 25 को बाहर जाना पड़ेगा। 100 आ गए बैठेंगे तो 80 को बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे हर सॉल्यूशन में, हर सोल्यूट की एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो उस मैक्सिमम लिमिट को हम सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कोई ऐसा बच्चा जो इस लेक्चर को देख रहा है, वीडियो से भी देख रहा है, तो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि सॉल्युबिलिटी का टॉपिक एक बार जाके दोबारा रिवाइज कर ले, वीडियो लेक्चर देख ले मेरा पुराना, क्योंकि इसमें मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसके आगे की बात मैं करूंगा आपके साथ। देखिए, हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, मैं उसी ग्राफ का एग्जाम्पल लेके आगे आपसे बढ़ूंगा, अगर आपको एक ग्राफ याद हो तो। देखिए, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में हमने ये देखा था देखिए, इस ग्राफ में हमने देखा था कि ए भी सोल्यूट है, बी भी सोल्यूट है। पर ए जैसे से हीट कर रहे हैं, ए का अमाउंट सोल्यूबल ज़्यादा हो रहा है। पहले कम था, ज़्यादा 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 और ज़्यादा, यानी कि 80 डिग्री तक आते आते ए कितना डिसोल्व हो चुका था, जरा देखते हैं। इतना, मान लो ये जो वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू 70 है, यानी कि 80 डिग्री पर आते आते ए 70 ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व हो चुका था। पर आप 80 डिग्री सेल्सियस पे जरा बी को देखो, बी कितना डिसोल्व हो गया है, जरा चेक करना बी कितना डिसोल्व हो गया। ये लो, मान लो ये जो वैल्यू है 370 है, यानी कि बी 370 ग्राम डिसोल्व हो गया। कितना हाई टेम्परेचर पे। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि हीट करने पे ज़्यादा सोल्यूबल कौन है, बी ज़्यादा सोल्यूबल है। अब आप इसका रिवर्स देखो, प्लीज़ जरा रिवर्स देखना। मान लो आप बी को यहाँ लेके बैठे हो, मान लो ये एक सॉल्यूशन है और टेम्परेचर यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है। एक पल के लिए इसी सिचुएशन को इमेजिन कर लो। टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री। बी सोल्यूबल कितना है, से 350 मान लो, रफली ये मोटी मोटी वैल्यू ये ले लो, हालांकि 350 नहीं है। मान लो इसके अंदर जो ए का अमाउंट डिसॉल्व है, ए का अमाउंट डिसॉल्व है, ये डिसॉल्व्ड अमाउंट ए दिखेगा नहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ए का डिसॉल्व्ड अमाउंट जो है वो 350 है, राइट। मतलब 350 अमाउंट डिसॉल्व्ड है ए का। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्यूशन को ठंडा करूं, ठंडा करने का मतलब है 80 से 70, 70 से 60, 60 से 40, 50 से 40, ऐसे ले आऊँ, 80, 70, 60, 50, 40 तक ले आऊँ। या ये मान लो, एक पल के लिए ये मान लो कि मैं लैब में 80 डिग्री पर बी को छोड़ के आ गया। बी कितना डिसोल्व था लैब के अंदर, 350 ग्राम डिसोल्व था। अब मैंने लैब बंद कर दी, मैंने कहा चल अब कल आके काम करूँगा। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होगा, कूल डाउन होगा। टेम्परेचर 80 से 70 भी आएगा, 70 से 50, 50 से 40 भी आएगा। मान लो रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है, गर्मियों के दिन है, 40 डिग्री पर आके टेम्परेचर शांत हो जाएगा। आप एक बात देखो, 40 डिग्री पर जरा चेक करना, 40 डिग्री पर 40 डिग्री पर 40 डिग्री पर ये लो, 40 डिग्री पे बी कितना डिसॉल्व है, देखो 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 देखो, ये रहा, यानी कि 241 अमाउंट डिसॉल्व है। यानी कि पहले कितना डिसॉल्व था, 350, अब कितना डिसॉल्व है, 241, 241, यानी कि 350 डिसॉल्व था, 241 को 240 मान लो, यानी कि 110 ग्राम। अब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब जानते हैं 110 ग्राम क्या हो जाएगा, 110 ग्राम नीचे आके बैठ जाएगा। वो कहेगा अब मैं डिसॉल्व्ड नहीं हूं, यानी कि ये अब क्या हो जाएगा, ये अनडिसॉल्व्ड अमाउंट हो जाएगा, किसका, बी का। और ये अनडिसॉल्व्ड अमाउंट किसका कितना होगा, अराउंड 110 ग्राम
नीचे सेटल हो जाएगा। तो मैं अगले दिन जब आऊँगा, अगले दिन मुझे बी बीकर के नीचे जमा दिखेगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे बी की सॉल्युबिलिटी कम होगी, बी नीचे आके बैठेगा, एक और बी नीचे आके बैठेगा, एक और बी नीचे आके बैठेगा, एक और बी नीचे आके बैठेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहेगा वैसे वैसे बी को एग्जिट मिलती रहेगी। चलो डिजोल्व से अनडिजोल्व हो जाओ, जैसे डिजोल्व से अनडिजोल्व हो जाएगा तो बी को नीचे आके बैठना होगा। नीचे बैठने का मतलब है वो डिजोल्व नहीं है, अब वो अनडिजोल्व है। तो अब जैसे मान लो अगर मैं क्लास में से बच्चे बाहर निकालता रहूँ, चलो भाई अब मैं और नहीं बैठा सकता, तुम बाहर निकलो, चलो भाई क्लास का सही छोटा हो गया, मैं नहीं बैठा सकता, चलो बाहर निकलो, चलो भी मैं और नहीं बैठा सकता, चलो बाहर निकलो। तो एक बात बताओ, जो बाहर निकलेंगे वो कोशिश क्या करेंगे, इकट्ठे खड़े होकर ग्रुप बना लेंगे, अपना बातें करने लग जाएंगे, क्योंकि एक जैसे लोग एक जैसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे ही बी नीचे आके बैठना शुरू होगा तो ऑलमोस्ट सारे बी एक ही जगह पे आके बैठना शुरू हो जाएंगे, एक के ऊपर 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 बैठना शुरू हो जाएंगे, और आप देखोगे उसका एक सॉलिड फॉर्म नीचे सेटल हो जाएगी। इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये इसका क्या बन गया मेरे बच्चे, क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया, क्रिस्टल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टल बन जाता है। कब, लो टेम्परेचर पर वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूबल था, लो टेम्परेचर पे वो कम सोल्यूबल था। जो सोल्यूबल चीज़ कम थी वो इनसोल्यूबल फॉर्म थी, वो इनसोल्यूबल फॉर्म नीचे आके सेटल होगी, नीचे आके सेटल होगी तो उसका क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। यहाँ पे बच्चा एक बात पूछता है, सर एक क्रिस्टल का क्या मतलब है। क्रिस्टल का मतलब देखो, सॉलिड में दो तरह की चीज़ होती है, एक क्रिस्टलाइन एक अमोर्फस। जैसे क्लास में टीचर नहीं होता तो बच्चे इरेगुलर वे में बैठे होते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर। तो सॉलिड को ऐसी फॉर्म को अमोर्फस फॉर्म कहते हैं। ऐसे अगर क्लास में टीचर आ जाए तो बच्चे एक एक प्रॉपर लाइन में एक एक प्रॉपर लाइन में अपनी जगह जहाँ पे असाइन की गई है रोल नंबर वाइज वहाँ बैठे होते हैं। रेगुलर वे में अगर अरेंजमेंट हो जाए, एक फिक्स अरेंजमेंट में, रेगुलर पैटर्न में अगर पार्टिकल्स अरेंज हो जाए, इसको क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं, और उस सॉलिड को क्रिस्टल बोलते हैं। तो रेगुलर अरेंजमेंट का सही मतलब आप 11th-12th में पढ़ेंगे, छोड़ दो अभी आप छोड़ सकते हो। पर रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये होगा जब क्लास में टीचर है, बच्चे रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं। ऐसे सॉलिड बड़े रेगुलर वे में जहाँ होना चाहिए उनको वहाँ जाके बैठ जाए तो उसको क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे असेंबली में भी आप बिल्कुल रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, पूरी रो बनाते हैं, हाइट वाइज बनाते हैं, क्लास वाइज बनाते हैं, तो वो भी रेगुलर अरेंजमेंट है। तो सॉलिड के ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट को क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आ गया क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज हो जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आके बैठ जाएंगे, और उस सॉलिड फॉर्म को क्रिस्टल कहेंगे। समझ में आ गया जी क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो अभी मैं क्रिस्टलाइजेशन शुरू कर रहा हूँ प्रोसेस, इसी ग्राफ के माध्यम से जो मैंने लास्ट क्लास में खत्म किया था। आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं बी को 60 डिग्री से ठंडा करना शुरू करूँ और मैं उसको 40 डिग्री पर ले जाऊँ तो क्या होगा। तो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूबल था, लो टेम्परेचर पे इनसोल्यूबल था। क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल फॉर्म नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी तो उसका क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। देखो यहाँ पे भी लिखती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है बात। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखती है। इट इम्प्लाइज दैट ओनली 241 ग्राम ऑफ बी कैन रिमेन इन द सॉल्यूशन। कह रहा है 40 डिग्री पे कितना सॉल्यूशन में रह सकता है, वो सिर्फ 241। बाकी जो हायर अमाउंट में डिजोल्व था उसको क्या होना पड़ेगा, नीचे सेटल, यानी कि अनडिजोल्व। एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी सेपरेट आउट एज अ सॉलिड ऑफन नोन एज क्रिस्टल। तो क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। किससे बनता है वो, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल जमने से बन गया सॉलिड। अरेंज्ड इन रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न का सही मतलब आप बच्चे क्लास 12th में सीखेंगे केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में, तो अभी आप उसको फिलहाल छोड़ सकते हैं। क्लियर होगी बात मेरी बातें। आ जाओ अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर सेपरेशन की टेक्निक, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पहले मैं आपको एक्टिविटी से समझा देता हूँ, इस एक्टिविटी से, ताकि हाँ आपको
देखिए मैं आपको जो प्रोसेस आपको टॉपिक बता देता हूँ। हमारा टॉपिक है अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन। किसका सेपरेशन करना है मेरे बच्चों? आपने मिक्सचर्स का करना है। उसमें मैं जो सबसे पहली प्रोसेस आपके लिए लेके आया हूं दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब मान लो आपके पास A है और B है, ये दो सॉलिड का आपके पास मिक्सचर है, राइट? और मान लो B इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में है। अब ये वो वाला B नहीं है जो पीछे पढ़ के आए हो। अब अलग टॉपिक शुरू हो गया। अब सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें B कम अमाउंट में है, और ये दोनों में से A इज सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट, यानी कि A किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और B नहीं घुलता। और B उस सॉल्वेंट के अंदर क्या रहता है? B इज इनसॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे मान लो ये पानी है, मैं क्या करूंगा, इस पानी में A और B, मैंने A और B को अलग करना है, समझ में आ गया? मैं A और B का मिक्सचर में इसमें डालूंगा, मैं इसको स्टर करूंगा। अब कौन सी चीज़ इसमें डिसॉल्व होगी, कौन सी चीज़ इसमें डिसॉल्व नहीं होगी? मान लो A इसमें सॉल्युबल है और B इसमें इनसॉल्युबल है, तो A तो घुल जाएगा, जैसे नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है। मेरी बात समझ में आई? पर मान लो A के साथ B मिट्टी है, मिट्टी तो ना घुलती भाई, मिट्टी के तो पार्टिकल बड़े होते हैं। तो मान लो फिर B इसके अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको छान लूँगा, फिल्टर कर लूँगा। फिल्टर पेपर होता है ना, घर स्कूल में लैब में फिल्टर पेपर देखा होगा, जैसे आप चाय को छानते हो, ऐसे मैं इसको फिल्टर पेपर से छान लूँगा। जब मैं फिल्टर पेपर से छानूंगा तो फिल्टर पेपर के ऊपर B अटक जाएगा, क्योंकि B के पार्टिकल बड़े हैं। पर नीचे से जो फिल्ट्रेट निकलता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एक तो पानी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा उसके अंदर? A आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब मैं जब इसको छान लूँगा, तो छानने के बाद दो चीज़ें होती हैं बच्चे, एक होता है फिल्ट्रेट और एक होता है रेसिड्यू। जैसे आप चाय को छानते हो तो चाय पत्ती बच जाती है सॉलिड, वो क्या होती है? रेसिड्यू। और जो चाय नीचे, चाय पोनी से नीचे निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। आप एक बात बताओ, उस फिल्ट्रेट के अंदर पानी भी होता है, चीनी भी होती है, चीनी भी साथ निकल जाती है, नहीं निकल जाती? पर चाय पत्ती अटक जाती है, क्योंकि चाय पत्ती के पार्टिकल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? बड़े होते हैं। तो ऐसे आप बताओ रेसिड्यू के अंदर कौन सी चीज़ें तो बच जाएगी? जब मैं छानूंगा तो B तो रेसिड्यू में आ जाएगा। अब फिल्ट्रेट के अंदर क्या आ जाएगा? फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा एक तो सॉल्वेंट और एक A। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब मैं क्या देखूंगा कि भैया A जो है हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूबल है और लो टेम्परेचर पे कम सोल्यूबल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको करूंगा गर्म। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से मान लो ये सॉल्वेंट था, और गर्म करने के बाद अब ये सॉल्वेंट रह गया इतना। आप बताओ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, कम हो गया? जब हीट करूंगा तो इवेपोरेशन होगी, उड़ता रहेगा वो। अब वो उड़ गया। पर एक बात बताओ, इसके अंदर रह क्या गया था? A। तो ये A है, ये A है, ये A है। अब बताओ जब ये सॉल्यूट तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो कौन उड़ेगा? सॉल्वेंट, पानी उड़ेगा। तो आप बताओ A की डेंसिटी इसके अंदर, A के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, दूर दूर आ जाएंगे? अरे सॉल्वेंट कम रह गया ना, तो A ने तो उड़ना नहीं। तो आप बताओ इस सॉल्यूशन को क्या मैं कह सकता हूँ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया? जितना A घुल सकता था घुल गया, अब और नहीं घुल सकता, जगह नहीं बची अब A के घुलने की। पर ये टेम्परेचर इसका हाई है लो है? जल्दी बताओ। इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेरे बच्चे हाई है लो है? हाई टेम्परेचर है। अब मैं क्या करूँगा, समझ में आया कुछ? अब मैं इसको ठंडा करूँगा। अब बताओ ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। यानी कि ठंडा होने से A पहले के मुकाबले ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, कम सॉल्युबल हो जाएगा? कम। अब A की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो A के पार्टिकल नीचे आके बैठेंगे। जब A के पार्टिकल नीचे आके बैठना शुरू हो जाएंगे तो A का एक पार्टिकल नीचे आया और ठंडा हुआ, A का पार्टिकल और नीचे आया
और ठंडा हुआ, ए का पार्टिकल और नीचे आया, और ठंडा हुआ, ए का पार्टिकल और नीचे आया, तो आप बताओ धीरे धीरे ए के नीचे क्या जमने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे? ए के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जिसका मतलब हम 12th क्लास में सीखेंगे। तो ए के क्रिस्टल नीचे सेटल हो जाएंगे और ये बीकर होगा, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट इसके अंदर रह जाएगा, जो रह जाएगा फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकाल के ए के क्रिस्टल को सुखा लूँगा फिल्टर पेपर से, और मैं ए के क्रिस्टल को अलग करके रख दूँगा और मैं कह दूँगा ये रहा ए और बी हो गया था अलग, और ए और बी का क्या हो गया यहाँ पर सेपरेशन। और इस सेपरेशन में मैंने किस प्रोसेस का सहारा लिया? क्रिस्टलाइजेशन का सहारा लिया। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस हम कब इस्तेमाल करते हैं बच्चे? पहली बात, जब दो सॉलिड आपस में मिक्सचर की फॉर्म में हो, एक सॉल्युबल हो और एक सॉल्युबल ना हो, और जो सॉल्युबल हो वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल हो और लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल हो, ताकि मैं जब ए का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊं हाई टेम्परेचर पर और उसको ठंडा करने को कहूं, तो फिर ए को मजबूरन इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे आना पड़ेगा। जब ए इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे आएगा तो ए के क्या बनने शुरू हो जाएंगे? क्रिस्टल, और उस प्रोसेस को हम नाम कर दे देंगे क्रिस्टलाइजेशन। मेरे बच्चे क्लियर है प्रोसेस क्या होती है? कोई डाउट है? आओ इसने एक्टिविटी से क्या आपको समझाया मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन मार्क कर लेंगे अगर आपका टीचर का डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल का बनना, किससे बना है क्रिस्टल? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जो हाई टेम्परेचर पे था, बाद में उसको ठंडा करके बनाया मैंने। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर, ये पूछते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या है और कब यूज करते हैं। This method can be used for the separation of two solid in which one of the component is present in smaller quantity and both are insoluble and both are soluble at the same solvent. This method can also be used for the purification of solid. The principle of purification by crystallization is based on the difference in the solubility of the substance at different temperature. That is more soluble at high temperature एंड लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर। ये लाइन ऐड कर लेना। तो आपने अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यहां से लिखनी है ये, यहां से कि इसका प्रिंसिपल बेस्ड है क्रिस्टलाइजेशन पर, उस पर जब डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी हो एक सॉल्वेंट के अंदर, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल, लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल, तो हम उसको पहले क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा गर्म करके सॉल्वेंट उसमें से उड़ा देंगे, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर इसको करेंगे ठंडा, ठंडा करने से पार्टिकल जो सॉल्युबल फॉर्म में उनको क्या होना पड़ेगा? मजबूरन इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आके बैठेंगे। पर सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि एक के ऊपर एक जैसे पार्टिकल आके इकट्ठा होकर जमना शुरू हो जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं मेरे बच्चे? क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? हाँ जी। देखिए जी, ये एक्टिविटी है। मैं बच्चे आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ, पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, पर इसमें ड्रॉ करने को कुछ कहेगा नहीं। देखो क्या कर रहा है वो। सबसे पहले वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहा है पानी के अंदर। हाँ, इसने कॉपर सल्फेट को क्या किया होगा? कॉपर सल्फेट के साथ क्या है? इम्प्योरिटीज़। क्या है? इम्प्योरिटीज़। पहले कॉपर सल्फेट और इम्प्योरिटीज़ को पानी में घोला होगा, घोलने के बाद उसको फिल्टर किया होगा, फिल्टर करने से एक फिल्ट्रेट निकला होगा। फिल्ट्रेट में क्या आ चुका होगा? पानी के साथ कॉपर सल्फेट और इम्प्योरिटीज़ फिल्टर पेपर पे चिपक गई होंगी। फिर उस कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन को क्या करेगा? ये गरम करके सॉल्वेंट का अमाउंट क्या कर देगा? कम। सॉल्वेंट का अमाउंट कम करने से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो जितना डिसोल्व हो चुका था हो चुका है, अब उससे ज़्यादा डिसोल्व नहीं हो सकता। हम उसके बाद उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो सॉल्युबल पार्टिकल को क्या होना पड़ेगा? इनसॉल्युबल होंगे तो नीचे सेटल होंगे तो उसके क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स। अब क्लियर है? देखो क्या कर रहा है। देखिए, ये ग्लास रोड, बीकर, पानी, कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन डाला इसके अंदर, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, गरम कर रहा है। गरम करके क्या कर रहा है? ये इसका बताओ कौन सा सॉल्यूशन बना रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर बाद में ये फनल के साथ सेपरेट कर रहा है उसको। फिल्टर पेपर पे क्या चिपक जाएंगे? इम्प्योरिटीज, और सॉल्यूशन सारा का सारा नीचे आ जाएगा।
सॉल्यूशन सारा नीचे आ जाएगा। उसको क्या नाम दे रहा है? ये फिल्ट्रेट, देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट को गर्म से क्या करेगा वो? ठंडा। ठंडा करने से कॉपर सल्फेट के क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स। ये देखो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे यहाँ पर यहाँ पे ना एक चीज़ आती है कि हम इसके क्रिस्टल्स बनाते वक्त हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं वो एक सवाल बन सकता है। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, ताकि अननेसेसरी रिएक्शंस ना हो। क्योंकि कॉपर सल्फेट हो सकता है रिएक्ट कर जाए, और कॉपर सल्फेट अगर रिएक्ट कर गया तो मुझे कॉपर सल्फेट नहीं कुछ और ही मिलेगा, और मुझे चाहिए क्या? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट अननेसेसरली रिएक्शन ना करे, इसलिए हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक तरह से आप मान लो जैसे होता है ना क्लास में मॉनिटर होता है कि अननेसेसरली मूवमेंट ना हो, तो एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड मॉनिटर का काम कर रहा है कि कॉपर सल्फेट तूने कुछ और नहीं करना, तूने किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी, तूने सिर्फ नीचे सेटल करना है। तो एक तरह से क्लास का मॉनिटर है ये। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे आपने। तो वाई सल्फ्यूरिक एसिड एडिड आप लिख सकते हैं, उसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला। मार्क कर लेना, मार्क करके क्वेश्चन भी लिख लेना। ये आंसर है, ये सवाल है, सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड बाय। बाकी एक्टिविटी मैंने बता दी है, इसको मैं मार्क नहीं कराऊंगा एक्टिविटी को। देखिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं आपको प्रीवियस क्लास में कि ए और बी का कर्व है, 80 से 60 डिग्री पे डाला, कौन ज़्यादा सॉलिड बनाएगा? पहले बता दिया था बी ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि टेम्परेचर को कम करने से सॉल्युबिलिटी बी की एकदम से कम हो रही थी। जब बी की सॉल्युबिलिटी एकदम से कम हो रही थी, बी नीचे जल्दी सेटल होगा। क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, will there be any change in the size of common salt crystal if the rate of evaporation is increase or decrease? देखो पहले तो मैं बात बताऊं, मान लो कॉमन सॉल्ट सुन लो क्या होता है। NaCl को आप क्या नाम देते हो? कॉमन। अब NaCl जैसे समुद्र के पानी में नमक होता है, पर नमक के साथ कुछ और भी होता है। तो हमने समुद्र के पानी से नमक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वही क्रिस्टलाइजेशन। तो हम उसको पहले फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने से वो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी, उसको हम हीट करेंगे, हीट करके उसका कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्यूट उसके अंदर पड़ा रहेगा डेंसिटी फॉर्म में, हाई डेंसिटी फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में। और हम उस गर्म को क्या करेंगे? ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो NaCl के पार्टिकल को क्या होना पड़ेगा? इंसॉल्युबल फॉर्म में नीचे आके क्रिस्टल बनाने पड़ेंगे। तो एक एक करके पार्टिकल नीचे एक के ऊपर जम जाएंगे, और हमें NaCl के क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल्स। और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टलाइजेशन। तो नमक को भी अलग करना हो तो कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हो आप? नमक मतलब कॉमन सॉल्ट अलग कर सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि आप नमक को क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हो NaCl की, तो अगर मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज कर दूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये है कि बहुत तेज उसको गर्म कर रहा हूं या बहुत धीरे धीरे उसको गर्म कर रहा हूं। एक बार समझे आप? कह रहे क्या साइज ऑफ क्रिस्टल में कोई अंतर आएगा? यस, देयर विल बी difference in size of crystal if rate मतलब स्पीड मान लो, rate of evaporation is increased और decreased। मैं increase decrease ऐसे लिख देता हूँ, आप तरीके से लिखना, ऐसे मत लिखना। हाँ, अब क्यों होगा? देखो क्या होता है, अगर तो मैं evaporation बहुत तेज करूँ तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, पतले पतले क्रिस्टल्स बनेंगे। और अगर मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे करूं और धीरे धीरे उसको ठंडा करूं तो मोटे मोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम बहुत तेज इवेपोरेशन कर रहे हैं, बहुत तेज इवेपोरेशन कंडेंसेशन कर रहे हैं,
तो पार्टिकल छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में आते हैं। और अगर हम धीरे 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 कूल धीरे धीरे हीट करें, बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इफ देयर इज अ डिफरेंस, यस देयर इज अ डिफरेंस द साइज ऑफ क्रिस्टल्स इज इंक्रीज और डिक्रीज। इफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ के बाद इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, देन स्मॉलर क्रिस्टल्स will obtain, and if rate of evaporation is decreased, then larger size crystals will obtain। ठीक है बच्चे, इसका लॉजिक 12th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा, अभी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमें स्लो कूलिंग, स्लो हीटिंग करनी पड़ती है, तो बड़े अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं बच्चे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो क्लास में उत्पात मचा रहे हो, बहुत शरारतें कर रहे हो, कोई किधर कोई किधर, कोई किधर कूद रहा है, कोई किधर, कोई बेंच से इधर से उधर छलांगे मारता हुआ जा रहा है, ऐसी हरकतें चल रही हैं, कोई क्लास में बैट बॉल खेल रहा है, बदमाशियां कर रहे हैं क्लास में खूब, कोई टीचर नहीं है। और अगर आपको कोई ये खबर दे दे, ओ भाई टीचर आ रहा है, आपकी क्लास 4th फ्लोर पे है, टीचर अभी ग्राउंड फ्लोर पे, आने में 5 मिनट लगेंगे उसको, तो आप बताओ, अगर आपको पूरा टाइम मिल जाए तो आप लोग परफेक्टली क्लास को सेट करके अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओगे? परफेक्ट अरेंजमेंट करोगे, इम्परफेक्ट अरेंजमेंट करोगे, परफेक्ट क्रिस्टल्स बना दोगे? पर आप उत्पात मचा रहे हो क्लास में और टीचर एकदम से दरवाज़ा खोल दे, आपको समय मिलेगा अपनी अपनी जगह पे जाके बैठने का, अपने अपने दोस्त के पास जाके बैठने का, जहाँ वो वही बैठ जाता नहीं बच्चा। उत्पात मचा रहे, जैसे टीचर दरवाजा खोला बच्चा भी बैठ जाता है, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आपको टाइम ही नहीं मिला ना अपनी जगह पे जाने का। तो आप बताओ, ऐसी अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन एकदम से कर दें या स्लोली करें, तो स्लोली करेंगे तो पार्टिकल को पूरा पूरा समय मिलेगा। जब पूरा पूरा समय मिलेगा तो पार्टिकल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आराम से आके बैठेंगे। और अगर एकदम से रैपिड इवेपोरेशन, रैपिड कंडेंसेशन कर दोगे तो पार्टिकल जहाँ है वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, एक दूसरे के पास जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बड़े क्रिस्टल बनेंगे, छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। बाकी सही एग्जाम्पल तो आपको आगे हायर क्लास में समझ में आएगा, अभी इतना समझ में नहीं आ सकता। ये देखो क्रिस्टल्स बने हुए हैं बच्चे। तो आप एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कितना अच्छा लिखा है मेरे बच्चों, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए एनसीईआरटी ने साफ लिखा है, ये तो इसने टेक्निक की बात कर दी, पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। ये देखिए एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे एक बात लिखी, मैं आपको मार्क कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी टीचर पूछ सकता है आपसे। अच्छा, आपने कभी चीनी और मिश्री खाई है? चीनी और मिश्री में क्या अंतर होता है? एक ही चीज़ होती है, अलग अलग होती है तो शुगर ही ना, है तो शुगर ही। आपके घर में चीनी के जो साइज़ हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और मिश्री का साइज़ छोटा होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया? छोटा साइज़ बड़ा साइज़ कैसे क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बनाएं, पानी में चीनी घोल के और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें और उसको ठंडा करने को कहें, तो शुगर के पार्टिकल को सॉल्युबल से क्या होना पड़ेगा? इनसॉल्युबल क्रिस्टल के फॉर्म में जमना पड़ेगा। तो अगर हम रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन हाई स्पीड पे कर दें तो क्या होगा? छोटे क्रिस्टल बनेंगे, बड़े क्रिस्टल बनेंगे, छोटे। और अगर हम इवेपोरेशन की स्पीड स्लो कर दें, कंडेंसेशन की स्पीड स्लो कर दें, तो साइज ऑफ क्रिस्टल छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, बड़े एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमते रहेंगे, तो मिश्री के बड़े बड़े मोटे मोटे दाने बन जाएंगे। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट कर देंगे तो चीनी के दाने छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, छोटे बनेंगे। तो साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल इन अपनी एवरीडे लाइफ में देखे होंगे, सच एज रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स और शुगर क्रिस्टल्स दैट ग्रो वाइल मेकिंग कैंडी शुगर कॉल्ड मिश्री इन हिंदी। यस, आगे देखिए, स्नोफ्लेक्स आर आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर। आप बताओ, वाटर वेपर जो हवा में होते हैं, एकदम से बहुत ठंड पड़ जाए तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पानी के जो वेपर होते हैं वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो वो स्नोफ्लेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्नोफ्लेक्स। तो स्नोफ्लेक्स जो बनते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, लो टेम्परेचर पे बनते हैं, लो पे बनते हैं। ठीक है जी। इवन फ्रोस्ट ऑन द विंडो इज फॉर्म्ड। आप बताओ, कभी कभी कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते नॉर्मली सर्दियों में आपने देखा होगा कार के शीशे पे सारी धुंध जम जाती है। आप बताओ वो क्या है, वाटर के वेपर्स कांच के ऊपर जाके क्या हो गए हैं, डिपॉजिट, वेपर से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो ये भी तो क्रिस्टल्स बन रहे हैं पानी के। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे बनते हैं वो भी, हाई टेम्परेचर पे बनते हैं वो भी लो पे ही बनते हैं। तो अब कभी कभी जो चश्मा लगाते हो जानते होंगे आप, कभी कभी गर्मी से ठंडक में, ठंडक से गर्मी में जाओ, चश्मे के आगे सारी क्या जम जाती है, फॉग आती है नहीं आती, वो भी क्या है, पानी के क्रिस्टल्स हैं। इवन फ्रॉस्ट ऑन द विंडो इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर इज टर्न इनटू आइस क्रिस्टल्स। समझ में आ गया जी। दिस इज हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म नेचुरली। ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं मेरे बच्चे। अभी हमने कौन सी प्रोसेस करी, क्रिस्टलाइजेशन। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं डिस्टिलेशन। पहले आप डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल समझ लो। मान लो आपके पास A और B का मिक्सचर है, और A का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, B का बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूंगा, अब A और B के मिक्सचर को मैं हीट करूंगा। आप बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है वो जल्दी बॉयल होता है। जब मैं हीट करूंगा तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है, A का, B का। A का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इवेपोरेशन किसकी जल्दी शुरू हो जाएगी, A की। जब A के पार्टिकल इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे तो A के पार्टिकल इवेपोरेट जो होंगे मैं उनको एक रास्ते से पास कर दूंगा, ट्यूब में से, और ट्यूब में से पास करके A के पार्टिकल को उस तरफ कंडेंस करा लेंगे। वेपर को कंडेंस करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, अगर वेपर को लो टेम्परेचर मिल जाए तो वेपर कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे ही A और B में से मैं हीट करूंगा, A का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, A के वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। अब A के इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी तो A के वेपर उठेंगे ऊपर, ऊपर उठ के हम एक ट्यूब से उसको दूसरी ट्यूब में पास कर देंगे, और उस ट्यूब का टेम्परेचर क्या कर देंगे, लो टेम्परेचर करते ही A के वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होते ही वो दूसरी तरफ हम उसे ऑब्टेन कर लेंगे, तो दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा A और इस तरफ रह जाएगा उसके अंदर B। तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, डिस्टिलेशन, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, इवेपोरेशन, और फिर बाद में उसकी क्या करते हैं, कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में पहली चीज़ याद रखनी है, जब दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा अंतर हो, कम से कम 25-30 डिग्री का तो अंतर हो। हाँ, बच्चा कहता है 25-30 डिग्री का क्यों, आओ इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट होता 120 और B का बॉइलिंग पॉइंट होता 125। आप बताओ, जब A का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता, क्योंकि 120 पहले आता है, पर एक बात तो 120 पे A के वेपर बनेंगे तो थोड़े बहुत किसके वेपर भी बनेंगे, B के। तो A के वेपर के साथ और किसके वेपर भी बन सकते हैं, B के। तो जब A और B दोनों के वेपर उठेंगे तो कंडेंस के बाद दोनों एक साथ इधर मिल जाएंगे। सेपरेट कैसे करा, नहीं कर सकते ना। तो ये प्रोसेस तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, अच्छा खासा डिफरेंस, कम से कम 25-30 डिग्री से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो विच प्रोसेस विल बी यूज, डिस्टिलेशन। हाँ, एक चीज़ और भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। मान लो A और B का मिक्सचर है और A वॉलेटाइल है और B नॉन वॉलेटाइल है। अब बच्चा कहता है सर ये क्या मतलब होता है, ये भारी शब्द लिख दिए। A वॉलेटाइल मतलब A इवेपोरेट हो सकता है। जो चीज़ इवेपोरेट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। जैसे आपके घर में नेल पॉलिश रिमूवर होगा, एसीटोन, आप बताओ क्या वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वॉलेटाइल है। पानी है, हीट करने से इवेपोरेट हो जाता है, वो वॉलेटाइल है।
क्या चीनी इवेपोरेट होती है? नहीं, वो नॉन वॉलेटाइल है। नमक इवेपोरेट होता है? नहीं, वो नॉन। अब समुद्र में जो नमक आ गया है, सी में जो सॉल्ट है, क्या वो इवेपोरेट होगा? आज से 1 लाख साल बाद भी इवेपोरेट होगा? नहीं होगा। इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट होगा। तो पानी है वॉलेटाइल और सॉल्ट है नॉन वॉलेटाइल। तो ये तब भी यूज़ कर सकते हैं जब एक चीज़ वॉलेटाइल है और एक चीज़ क्या है? नॉन वॉलेटाइल। तो हम कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर? डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कब करना है? जब दो लिक्विड, दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो, मोर देन 25-30 डिग्री। एंड सेकंड, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज वॉलेटाइल एंड अनदर कंपोनेंट इज नॉन वॉलेटाइल। तो क्या करेंगे? मैं इस केस को बता रहा हूँ, दोनों को हीट करूंगा। अब तो वेपर किसके बनेंगे? ए के बनेंगे, बी के बनेंगे? ए के वेपर बनेंगे। तो ए के वेपर को, वेपर तो राइज करते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर राइज करेंगे, दूसरी ट्यूब में पास कर देंगे, दूसरी ट्यूब का टेम्परेचर हाई कर देंगे, लो कर देंगे, लो, ताकि ए के वेपर क्या हो जाए? कंडेंस होकर वेपर किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होकर ए उधर मिल जाएगा, बी इधर हो गया। सेपरेशन होगी। प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। शुरू करें, आ जाओ। द वेपर इज देन कूल्ड एंड देन टर्न बैक इनटू द लिक्विड। देखो जी क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमने उसके वेपर बनाए, वेपर बनाने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद लिक्विड बन गया। तो ये पूरी प्रोसेस को मार्क कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको, इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब देखो क्या कर रहा है ये? सेपरेशन ऑफ द लिक्विड दैट डिफर्स इन द बॉइलिंग पॉइंट बाय एट लीस्ट अबाउट 25 डिग्री। तो यू कैन यूज दिस प्रोसेस इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज more than 25 degree Celsius. This method can also be used to separate a liquid from solution containing dissolved solid. मतलब dissolved solid एक soluble है, एक volatile है और एक volatile नहीं है। क्या लिखता है आगे? ये पूरा मार्क कर लेना। During the process the vapor of the low boiling liquid are passed through the condenser। ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, पूरा मार्क कर लेना। कह रहा है कि जो वेपर्स बनेंगे उसको पास कर देंगे किसमें? कंडेंसर में। कंडेंसर मतलब जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? लो। तो लो टेम्परेचर ट्यूब में पास कर देंगे, वो वेपर वहाँ पे क्या हो जाएंगे? कंडेंस। कंडेंस मतलब लिक्विड से, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए सेपरेट हो जाएंगे। ये मार्क कर लेना। आओ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। टीचर से पूछ लेना कि डायग्राम करना नहीं करना, क्योंकि ये डायग्राम कम ही आता है पेपर में, पर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर चाहे तो वो पूछ भी सकता है बच्चों इस डायग्राम को। तो प्लीज़ कंफर्म विद योर टीचर। देखो क्या कर रहा है ये? इसके अंदर हम किसको हीट कर रहे हैं? इस फ्लास्क के अंदर मान लो ए और बी है। ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई। अब बताओ जल्दी वेपर किसके बनेंगे? ए के। ये वेपर किसके बन रहे हैं जल्दी बताओ? ये वेपर बन गए ए के। और नीचे क्या रह गया इसके अंदर? बी। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। अब बताओ ए के वेपर इधर आ गए, इस ट्यूब में आ गए। अब आप इस ट्यूब में देखो, इस ट्यूब को कंडेंसर कहते हैं। आप कंडेंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है? लो होता है। लो करने के लिए हम इसमें क्या पास करते हैं? पानी। हम इसमें ठंडा पानी पास करते हैं। देखो इस ट्यूब में जो मैंने पिंक कलर के वेपर बनाए हैं, ये तो ए के वेपर्स हैं। और इस ट्यूब में एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ से पानी जाता है। ये देखो एक तरफ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। देखो यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है। ये जो इसने नीले रंग की शेड करी है ना, मैं आपको नीले रंग की शेड करके दिखाता हूँ। ये जो नीले रंग की शेड करी है, ये जो शेड करी है, ये पानी है, ये पानी है। तो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है। एक है इनलेट, एक है आउटलेट। अब पानी क्यों डाल रहे हैं? ताकि इस ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो जाए? कम। टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाएगा? ए के वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि कंडेंस हो जाएंगे। अब कंडेंस हो जाएंगे तो ए के वेपर इस ट्यूब से इधर से गिरने शुरू हो जाएंगे। तभी इस ट्यूब को हमने ऐसे रखा हुआ है। अगर हम ऐसे फ्लैट रख देते तो ए के वेपर इधर भी गिर सकते थे, तो हमने ऐसे कर दिया ताकि इसके अंदर ए के वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो ए के पार्टिकल इस ट्यूब में आके गिर जाएं और इस ट्यूब में यहाँ पर ये रिसीव हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसीटोन। एसीटोन वेपर। एसीटोन वही तो होता है नेल पॉलिश रिमूवर। तो एसीटोन जो होता है वो, जो आप नेल पॉलिश रिमूवर लेते हैं,
नेल पॉलिश रिमूवर को ही एसीटोन कहते हैं। और एसीटोन वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है? वॉलेटाइल वेपर बन जाएंगे उसके। तो एसीटोन के वेपर बने, इधर आके कंडेंस हो गए। तो इसमें दो चीज़ें करनी है, पहले इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन। और जिस ट्यूब में कंडेंसेशन होती है उस ट्यूब को क्या कहते हैं? कंडेंसर। उस कंडेंसर को हम कंडेंसेशन कैसे करवाते हैं? एक तरफ से पानी एंटर करते हैं और एक तरफ से पानी एग्जिट करते हैं। तो ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी चला जाता है, तो ठंडक रहती है, तो कंडेंसेशन हो जाती है। प्रोसेस समझ में आ गई बच्चे? डायग्राम करना है नहीं करना, एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना, क्योंकि कई टीचर इस डायग्राम को नहीं पूछते। देखो एनसीईआरटी ने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई पूछता नहीं है इसको, फिर भी पता होना चाहिए। पर उससे पहले एक क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। लो जी, पहले तो ये बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर? तो कौन सी प्रोसेस लिखोगे? डिस्टिलेशन। अब बताओ जल्दी इवेपोरेट कौन होगा, पानी या एसीटोन? एसीटोन के वेपर जल्दी बनते हैं बेटा, तो एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा और पानी बीकर में रह जाएगा, और एसीटोन के वेपर उधर कंडेंसेशन से अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे? बिकॉज क्यों यूज करते हैं, अगर कोई पूछे एसीटोन और वाटर को सेपरेट कैसे करते हैं और क्यों, वाई, तो क्या जवाब दोगे? बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट डिफर्स सफिशिएंटली। तो लिख दो ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एसीटोन डिफरेंट सिग्निफिकेंटली, सो देयरफॉर वी कैन यूज दिस प्रोसेस। एसीटोन बॉइल्स एट 56 डिग्री एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। ऐसे भी पूछ सकता है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री का है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री का है, तो कौन सी प्रोसेस सेपरेट करेंगे और क्यों? आप कहना डिस्टिलेशन सेपरेट करेंगे, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है। क्लियर है? A difference in the boiling point allows one liquid to vaporize before the vapor of the other liquid formed significant amount. अब ये कोई यहाँ पे एक टेक्निक बता रहा है, कह रहा है कि भी यूपी में एक जगह थी, वहाँ पे जब बारिश होती थी, पहली बारिश जब होती थी तो मिट्टी में से खुशबू आती थी। बारिश होती है, मिट्टी में से खुशबू आती है, पर वहाँ पे एक ऐसी मिट्टी थी जब बारिश होती थी तो खुशबू आती थी। तो लोगों ने क्या किया, उस मिट्टी में से उस खुशबू के पार्टिकल्स को अलग किया। और जानते हैं कौन सी प्रोसेस से अलग किया होगा? डिस्टिलेशन से। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टिलेशन का प्लांट उस जमाने का है, देग बबका मेथड कहते हैं इसको। उस जमाने में इसका नाम क्या था? देग बबका मेथड, पर हम अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रख दिया? डिस्टिलेशन मेथड। इसके अंदर मटके के अंदर देख रहे हो, इसको अंदर हीट कर रहे हैं। अब जब इसके अंदर हीट कर रहे हैं तो कौन से पार्टिकल इवेपोरेट होंगे? जो खुशबू के पार्टिकल होते हैं ना, फ्रेगनेंस के, ध्यान रखना, फ्रेगनेंस के पार्टिकल जल्दी इवेपोरेट होते हैं। आप अपने घर में परफ्यूम की शीशी को खुला छोड़ दो, क्या होगा? परफ्यूम की खुशबू सारी उड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं जल्दी इवेपोरेट होते हैं, मुश्किल से इवेपोरेट होते हैं? जल्दी। तो जो मिट्टी के अंदर खुशबू के पार्टिकल हैं वो भी जल्दी इवेपोरेट होंगे, मुश्किल से इवेपोरेट होंगे? जल्दी। तो मिट्टी को हीट करेंगे एक मटके के अंदर, मटके के अंदर हीट करने से आप बताओ किसके वेपर बनेंगे? जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं, यानी कि फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स हैं। तो फ्रेगनेंस के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, इस ट्यूब से नीचे आएंगे। देख रहे हो ट्यूब से नीचे आ रहे हैं, इस ट्यूब से नीचे आके यहाँ पर क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे? कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होने के बाद जो मिलेगा उसको इत्र कहते थे, परफ्यूम कहते थे। तो आज भी देख लो यूपी में एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री है, उस जमाने से लेकर अभी तक वहाँ पे इंडस्ट्री बनी हुई है परफ्यूम की। वही इन्होंने इस पैराग्राफ में बात बताई है आपको, देग बबका मेथड। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, आपके नॉलेज के लिए, अगर याद कर सको तो कर लेना मेरे बच्चे। एक क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं। जैसे इंडिया कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, क्रूड पेट्रोल मंगाता है। उस क्रूड पेट्रोल में से अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करता है, फिर अलग अलग कंपोनेंट में से कुछ पेट्रोलियम बन जाता है, कुछ डीजल बन जाता है, कुछ पैराफिन वैक्स बन जाता है, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। आपको पता है उसके लिए डिस्टिलेशन इस्तेमाल नहीं करते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रूड पेट्रोल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बड़ी पास पास होते हैं, ऐसे 60 डिग्री, 65 डिग्री, 69 डिग्री, 74 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या होते हैं? बड़े पास पास। जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम डिफरेंस में हो तब हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है प्रोसेस? 12th में सिखाएंगे, 11th में सिखाएंगे, छोड़ दो अभी आप। अभी आप एक नाम याद कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है डिफरेंस तो कौन सी प्रोसेस? डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर है देन वी कैन यूज विच प्रोसेस?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक एग्जांपल क्रूड पेट्रोल के कंपोनेंट को सेपरेट करना। देखो क्रूड पेट्रोल में से एक क्या निकल रही है, पेट्रोलियम गैस, आप घर में एलपीजी भी यूज़ कर लेते हो। और क्या निकल रहा है, पेट्रोल, कहाँ यूज़ कर लेते हो, गाड़ियों में, स्कूटियों में। और क्या निकल रहा है, एविएशन फ्यूल, कैरोसिन, प्लेन में इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या निकल रहा है, डीजल, कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रकों में इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गाड़ियों के मोबिल ऑयल वगैरह इस्तेमाल बना लेते हैं। आप एक बात बताओ, ये सारा का सारा किससे बन रहा है, क्रूड ऑयल से। तो हम इंडिया वाले क्या खरीदते हैं दूसरे देशों से, रशिया से, ईरान से, साउथ ईस्ट से क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल। और उस क्रूड ऑयल को करते हैं क्या, इंडिया में सेपरेट। तो इंडिया में रिफाइनरीज लगी हुई हैं, उन रिफाइनरीज में ये सब सेपरेट किया जाता है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो क्या हम इसके लिए डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे, हाँ या ना, नहीं, कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर ये प्रोसेस की डिटेल जो है क्लास 11th केमिस्ट्री में है, जो आपको अभी नहीं पढ़ाई जाएगी। बस आपने अभी ये याद कर लेना है कि भैया हम कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा ना हो। एग्जाम्पल, क्रूड पेट्रोल से डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे डीजल है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जैसे एविएशन फ्यूल है, ये सब पेट्रोलियम गैस है। आप देखो ना, क्रूड पेट्रोल आना बंद हो गया था अभी वॉर के चक्कर में, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को डीजल नहीं मिल रहा। तो यानी कि हम बाहर से पेट्रोल नहीं मंगाते, हम बाहर से डीजल नहीं मंगाते, हम बाहर से पेट्रोलियम गैस नहीं मंगाते, हम बाहर से क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, उससे सेपरेट करते हैं। तो क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर किस किस का, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सब का मिक्सचर है। और बॉइलिंग पॉइंट बड़ी पास पास है, इसलिए डिस्टिलेशन की कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर बच्चों।